दिनकर जयंती तथा नवरात्रा के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री विमल कुमार परिमल जी, इस दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे शिक्षकगण, प्यारे बच्चों एवं बच्चों आप शांत रहें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को दिनकर से परिचित कराना, दिनकर के जीवन का जो संघर्ष था उनकी रचनाओं में वो मुखरित होता है। पिछले एक सप्ताह से दिनकर की रचनाओं पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। अलग अलग वर्गों के कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए। आज कल के बाद विद्यालय बंद होगा, आज कल में उसको समाप्त करना है। इसी क्रम में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सीनियर बच्चे हैं। कार्यक्रम में सीनियर बच्चों की भागीदारी कम होती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यक्रम जब हम प्रस्तुत करने आते हैं, दूसरों से अपेक्षा हमारी होती है कि वे कार्यक्रम को देखें। हमारा व्यक्तित्व, हमारी प्रतिभा मुखरित होकर प्रस्तुत होती है मंच पर, लेकिन जब हम अलग कर लेते हैं अपने आप को, हम इससे वंचित रह जाते हैं। और बच्चों, आपके जीवन में अब मौका दोबारा नहीं आएगा। यहाँ से 10th के बच्चे जो पास करके इस बार निकल जाएंगे, उनको किसी कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में तो बैठ सकेंगे, मंच पर नहीं आ सकेंगे जल्द में। अगर अपने को उस लायक नहीं बनाया अपने को, तो एक अवसर है आपके लिए कि अभी भी जो कार्यक्रम है उसमें आप भाग लें। आप मुझे हर दिन सुनते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ, जितना संघर्ष दिनकर ने किया, गंगा नदी पार कर विद्यालय जाना, पढ़ना और फिर मध्यमवर्गीय परिवार की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं से रूबरू होते हुए शिक्षण को जारी रखते हुए उस मुकाम तक पहुंचना, आज हम उनको याद कर रहे हैं। हिंदी भाषी जितने लोग हैं वे सभी उनको जानते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं और तुलसी की तरह अपर लोग भी उनकी पंक्तियों को दृढ़ करते हैं। यह दिनकर के काव्य की विशेषता है, दिनकर की विशेषता है। दिनकर के बारे में भी चर्चा करता ही रहता हूँ, आप सुनते हैं। आज हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने अतिथि को सुने। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री विमल कुमार परिमल जी को, जिनका अहेतुक स्नेह इस विद्यालय को प्राप्त होता रहता है, जिनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलता रहता है। और ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि जब पड़ती है इस परिसर में, तो परिसर का संस्कार बदलता है, हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं। मैं स्वयं को संस्कारित महसूस करता हूँ। आदरणीय श्री विमल कुमार परिमल जी को आप सुनिए ध्यान से। आरो भद्रा अब बीच में ताली नहीं मिलानी, तो 4 मिनट में आपके साथ हूँ सुन लीजिए। और सही बात यह है कि आज मैं दिनकर पर कुछ कहने नहीं आया, बल्कि आपको आशीर्वाद देने आया। आप बच्चों को दिनकर के बारे में मैं क्या बताऊंगा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जो आपके पास नहीं है वो मैं देने आया, और वह है आशीर्वाद। आशीर्वाद इसीलिए जब कोई सफेद केसी होता है तो उसका परम धर्म और कर्तव्य कि अपने बच्चों को, अपने से कम उम्र वाले को आशीर्वाद दे। तो आप तमाम लोग, आप तमाम बच्चे, आप जिस ढंग से पढ़ते हैं, जिनका को याद करते हैं, अच्छी बात है। जैसा कि पता चला कई दिनों से आप लोग बड़े प्रेमचर पर भी शायद आपको काम करते हैं। वो दिनकर को देख, अब सवाल है कि दिनकर को क्यों इतना याद करते हैं। तो जो कोई भी कवि होता है या तुलसी को क्यों इतना याद करते हैं कि जिनकी कविताओं, जिनकी रचनाओं हमारे बच्चे को
2 ही मिनट में आपके साथ हूँ। आप जो बात करते हैं मैं देख लेता हूँ, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाइए कि जिनकी रचनाओं में, कविताओं में जीवन है, जीवन चरित्र है, जीने की कला है, इसमें यथार्थ है, इसमें आदर्श है, वो ज्यादा उपयोगी कवि होता है। और वही कवि जब राष्ट्र के लिए लिखता है, समाज के लिए लिखता है, तो समाज उसको भी तस्वीर देता है। अभी तक हमारे भारतवर्ष में 3 राष्ट्रकवि, हमारे बच्चे ज्यादा जानते हैं। पहले राष्ट्रकवि हुए थे मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती जी। उन्होंने भी देश की संगठन स्वतंत्रता, देश की आजादी के लिए, या जो स्वतंत्रता सेनानी है, देश की जो अस्मिता है, उसके बारे में लिखते प्रथम राष्ट्रकवि हुए। बाद में सोहनलाल दुबे, शायद गांधी जी पर उन्हीं की कविता है, चल पड़े इधर भी गर्मी में, चल पड़े कोई पर दुश्मन, गड़ गई इधर भी एक दूसरे गड़ गए कोई दुश्मन। तो ऐसे लिखने वाले सोहनलाल दुबे जी द्वितीय राष्ट्रकवि हुए। और हमारे दिनकर जी द्वितीय राष्ट्रकवि है, जिनकी राष्ट्रकवि तो थे जन कवि। इन कवि की कविताएं या पंक्तियां आम आदमी के जुबान पर चढ़ जाए तो जन कवि हो जाते हैं। जिनकर की कुछ रचनाएं, जैसे किसी ने चर्चा की रश्मि रत्न, कुरुक्षेत्र, हुंकार कविता, गद्य में संस्कृति की इजाजत है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ा ज़्यादा गंभीर है। लेकिन यह सब जो लोकप्रिय की रचना है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रत्न, तो ढेर सारे लोगों की जुबान पर चलने का एक और कारण है, उनका जो कविता लिखने का जो स्किल, शब्द का जो चयन, शब्दों में जो रवानी, अब रश्मि रत्न जो हमारे यहाँ के गुरु जो पढ़े लिखे नहीं है, भैंस गाय चलाते हैं, मुझे सुना देते हैं, क्योंकि उनके जुबान क्यों चल गया रवानी से। अब जैसे 2-4 महीना लीजिए, आप जानते हैं, सिर्फ मैं रवानी बता रहा हूँ कि कैसी रवानी। जब कृष्ण समझाने जाते हैं तो जो हमको रश्मि रथी है, रश्मि रथी से आपको परिचित होंगे। रश्मि रथी दिनकर की एक प्रबंध काव्य है, जिसका नायक कर्ण है और कर्ण को रश्मि रथी कहा गया है। इसीलिए ये ऐसा रथी था जिसका रथ सूरज की किरणें थी, जिसका रथ प्रकाश, जिसका रथ विकास। या ठीक है, इस वक्त सूरज की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन अपने आप में रश्मि रथी कर्ण एक बड़ा योद्धा। तो मैं कह रहा था कि उसमें एक प्रसंग आता है कि कृष्ण समझाने जाता है, नहीं मानता है, उल्टे उसको चाहता है कि हम कृष्ण को बंदी बना ले, मान ले। तो उस समय तो बात कहते हैं, उसकी रवानी है, मानने आता है कि लाइन सुनाते हैं और उसमें अपना ऐश्वर्य वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं कि अंबर में कुंडल जाल देख, कुंडल लंकेश, अंबर में कुंडल जाल देख, पद के नीचे पाताल में कुंठी में निकाल दे, मेरा स्वरूप निकला दे, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। ये रवानी है। अगर बांधना चाहे गगन बन तो पहले बांध अनंत गगन। और उसी में लिखते एक आध्यात्मिक भक्ति लिख देते हैं, सुने को साथ हो सकता है, बच्चों को नहीं याद हो, वो लिखते लिखते लिख देता है कि सुने को साथ हो सकता है। पहले कहता है कि अनंत गगन को बांध, अगर तुम मुझे बांधना चाहते हो तो अनंत गगन शून्य अंतरिक्ष उसको पहले बांधो। और उसमें कहता है सूर्य को साथ मिल सकता है तो मुझे बांध क्या सकता है। अगर विश्व को प्राप्त करना है, अगर वहां तक जाने है तो शून्य की साधना करो। और शून्य पर विवेकानंद ने भी कहा है, बौद्ध धर्म के नागार्जुन के शून्यवाद एक बात चला है, तो जिनका तो यह रश्मि रथी की लोकप्रियता है। कुरुक्षेत्र के ढेर सारे लोगों को आप बोलते रहते हैं, क्षमा को जिसके बात करो, याद को कहते रहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक भाग नहीं का कम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, याद को कहते रहते हैं। प्रगतिशीलता उसमें कि हटो उपयोग के मेघ पंख थे स्वर्ग दूध दूध हो बस तुम्हारा दूध हम जाते हैं। यह सब इसी तरह हुंकार में सुनित्या मैं गर्जन तुम्हारा स्वयं धर्म का हुंकार में आगे है गांधी की कंकार और यही दिनकर
जीवन क्या है, तो दिनकर को देख के आप समझ सकते हैं कि ऐसा अहंकार भरने वाला, ऐसा कंकार देने वाला जब बूढ़ा होता है और जीवन के अन्य जो उसकी सच्चाइयाँ है उससे जब उसका सामना पड़ता है, वही दिनकर दिखता है भाई को। तो वही एक बात है, बड़े लोग रहते तो मैं दोनों की चर्चा करता कर, तो फिलहाल जो है तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि दिनकर कैसे संतुलन जीवन में बना के चलता था। एक तरफ वो परिवार का जो संघर्ष है उसको झेलता था, अपना जो कवि कर्म है उसको करता रहता था। जिनका नौकरी करने वाले व्यक्ति थे, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं इस जगह पर जिनकर कहाँ जाना सौभाग्य है इस व्यक्ति का। तो सीतामढ़ी में स्टार के पास थे, तो सीतामढ़ी में रहते थे। रचनी की रचना बहुत लोगों का कहना है कि सीतामढ़ी में यह रचना हुई थी और बेलसर में स्टार के पास रहे हुए हैं। तो इस मिट्टी का यह एक रामनगर बगल में गाँव है, ध्यान कर रामनगर, वहाँ उनकी भतीजी बसती थी, विजय की माँ भतीजी बसती थी, इसीलिए इस जगह से उनका आना जाना रहता था। बेनीपुर बगल में है रामकृष्ण बेनीपुरी और दिनकर जी बहुत आत्मीय थे दोनों एक दूसरे से, जबकि बेनीपुरी जी को थोड़ा थोड़ा दिनकर जी से विरोध इस मामले में रहता था कि अरे राष्ट्र पर लिखते हो, सेनानियों पर लिखते हो, स्वतंत्रता संग्राम में तो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हो, तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते हो। लेकिन यह पारिवारिक संघर्ष था कि दिनकर नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो कभी कभी उनका मतभेद होता था। लेकिन इतने आत्मीय थे बेनीपुरी जी और दिनकर जी, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की एक उसी परछाई से काफी प्रसार मिलता है। कहते हैं कि जो कवि होता है वो कभी अच्छा नहीं लिखता, लेकिन दिनकर ने सिद्ध कर दिया कि कविता से बढ़िया संस्कृति के 4 अध्याय। हमारे विद्यार्थियों को एक बात बता दूं, आने वाले दिन में आपको हिंदी से पढ़े हो तो आप 3 किताब पढ़ लो, एक संस्कृति के 4 अध्याय, एक रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास और एक जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी है, शायद यदि आपको पता है ऐसे पूछना। ये 3 किताब अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इस लायक हो जाओगे कि किसी सभा सोसाइटी के किसी विषय पर अगर कभी मौका मिले अचानक और तुमको मंच पर खड़ा कर दे तो तुम 2-3 मिनट बोल सकते हो या पूरी किताब। और जब मौका मिले तो हम यह कहना चाह रहे थे कि दिनकर संस्कृति की जाना जाए जिसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने की, वो एक घटक था जो आपको पूरा भारत के आदिकाल से लेके आज तक जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, आप तमाम परिस्थितियों से आप परिचित हो। तो मैं यह कह रहा था कि दिनकर सप्ताह आप लोग मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बातें हैं, संघर्ष की बातें हैं। दिनकर की कविताओं चाहे वो जो पात्र दिखाता है, उस पात्र का जो संघर्ष दिखाता है, पात्र का जो चरित्र दिखाता है, आप अगर उस पर कुछ ध्यान देंगे तो आपके लिए बड़ा होगा। देखिए, सिर्फ यथार्थ पढ़ने और अपने बेटी में रखने की बात नहीं है, आप उस पर कुछ ध्यान देंगे तो आपके हित में, अगर चरित्र निर्माण आप करते हैं तो वो आपके हित में। इसलिए चक्कर में हम हिंदी में ही सप्ताह मनाते हैं। जानकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का बहुत बढ़िया प्रयोग यहाँ होता है। तो ये प्रयोग होता है तो प्रयोग का लाभ लेना है, चाहे दिनकर की बात हो या तुलसीदास की बात हो या प्रेमचंद की बात हो। तमाम ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं में मानव मूल्य है, मानव जीवन है, एक चरित्र है, जो आप सबके लिए आवश्यक है। मैंने सबके साथ एक बार पुनः कहा किया जो सफेद के सलाह इसका एक ही धर्म वो अपने संस्कृत को पास करा दे। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस सेनानी लोग प्रयाग है, बढ़ते चलिए आप
करो तिहारी भेजा करो तिहारी एक बार दामिनी तुझे न्यारी एक बार प्रिय की सदी पहचान रे नीलम घनश्याम प्रिय की सदी पहचान रे नीलम
खुद नहीं करना।